आयरलैंड के वेस्ट में है एक ऐसा घना जंगल जो किसी नक्शे पर भी दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं ये जंगल भटकती आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पतंगा रोशनी की ओर खींचा चला आता है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस जंगल का रहस्य क्या है, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। उसी घने जंगल में एक आदमी बेतहाशा भागे जा रहा था। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। भागता हुआ वो आदमी अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। उसके शब्द बयान कर रहे थे कि जंगल में वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था और अंधेरा होने से पहले उसे किसी भी हाल में अपनी पत्नी तक पहुंचना था। तभी भागते हुए उस आदमी को जंगल के बीच एक साइन बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था, ये वो सीमा है जिसे पार करने के बाद वापस लौटना नामुमकिन है। साथ ही उस पे नंबर 108 भी लिखा हुआ था। वो आदमी उस साइन बोर्ड से आगे निकल गया और घंटों तक बस भागता ही रहा, पर तभी एक जगह पे आकर वो अचानक रुक गया। उसका चेहरा खौफ से भर आया, क्योंकि उसके सामने वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड था। यानी कि वो घूम फिर कर वापस उसी साइन बोर्ड के पास आ पहुंचा था। इसी के साथ दिन ढल गया। अंधेरा होते ही जंगल के सारे पंछी उड़कर उस जंगल से दूर भाग गए। न जाने वहां ऐसा क्या था जिससे जंगल के जीव भी खौफ खा रहे थे, और वो आदमी तो डर से थर-थर कांप रहा था। अपनी सुरक्षा के लिए वो एक पेड़ पे चढ़ने लगा, पर तभी उस पेड़ की टहनी ही टूट गई और वो आदमी पीठ के बल जमीन पर आ गिरा। वो जिंदा तो था, पर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। घिसटता हुआ वो अपने बैग के पास आया और अपने बैग से एक चाकू निकालकर एक पेड़ की आड़ में बैठ गया। उसी पल एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज ने उस आदमी की सांसें कंपकपा दी। तभी अचानक ही एक झटके से कोई उसे घसीटता हुआ एक गहरे गड्ढे में ले गया और उसकी दर्दनाक चीख ने जंगल के सन्नाटे में हलचल मचा दी। इस घटना के कुछ दिन बाद एक पेट शॉप की शॉपकीपर मीना अपनी कार से एक सफर पर निकली थी। उसके बॉस ने उसे शहर से दूर एक जू में एक खास तरह के पैरट की डिलीवरी करने भेजा था। मीना ने अपने फोन पर उस जू का लोकेशन सेट कर लिया था और घने जंगलों के रास्ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी। जंगल जितना घना होता जा रहा था, रास्ता उतना ही संकरा। मैप के मुताबिक उसकी मंजिल बस करीब ही थी, लेकिन तभी आगे एक जगह पर आकर सड़क ही खत्म हो गई और मीना एक कच्चे रास्ते पे आ गई। मीना समझ नहीं पा रही थी कि वो किस जगह पे आ गई है। वो मैप चेक कर पाती उससे पहले ही अचानक उसका फोन ही खराब हो गया और उसके कार का रेडियो भी बंद हो गया। मीना वापस जाने की सोच ही रही थी कि अगले ही पल उसकी कार भी बंद पड़ गई। मीना परेशान होकर कार से बाहर निकल आई। तभी उसे सामने एक साइन बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था, ये वो सीमा है जिसे पार करने के बाद वापस लौटना नामुमकिन है। और उस साइन बोर्ड पर नंबर 12 लिखा हुआ था। यानी कि मीना उसी रहस्यमयी जंगल में आ पहुंची थी जहां से कोई वापस लौटकर नहीं जाता था। उस साइन बोर्ड को देख मीना को लगा कि जरूर वहां आसपास कोई रहता होगा। उसने अपनी कार से अपना बैग उठाया और अपने पैरेट को लेकर मदद के लिए आवाज लगाती हुई उस साइन बोर्ड के पार चली आई, पर मीना को वहां कोई नजर नहीं आया। वो अपनी कार में जाने के लिए वापस मुड़ गई, पर तभी उसने देखा कि उसकी कार वहां से गायब हो चुकी थी। मीना भागती हुई उस रास्ते की ओर जाने लगी जहां से वो आई थी, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि अब वो रास्ता भी गायब हो चुका था। मीना उस अजीबोगरीब हादसे को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि कुछ ही देर में दिन भी ढल गया और हर बार की तरह अंधेरा होते ही जंगल के सारे पंछी उड़कर दूर चले गए। उसी पल मीना को थोड़ी दूर किसी का साया नजर आया। मीना भागती हुई उसके पीछे आई, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी अचानक ही मीना को एक बूढ़ी औरत जंगल की ओर भागती दिखाई दी। उसे देख मीना भी उसके पीछे भागी, पर एक जगह पर आकर वो बूढ़ी औरत फिर कहीं गायब हो गई। मीना उसे ढूंढती हुई जब कुछ कदम और बढ़ी, तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक कैबिन दिखाई दिया। वो बूढ़ी औरत उस कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर आई और मीना से कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो फौरन अंदर आ जाओ। मीना के पास सोचने का समय नहीं था। वो भागती हुई उस कैबिन के अंदर घुस गई और उस बूढ़ी औरत ने कैबिन के दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर दिया। मीना ने देखा कि उस कैबिन में जगमगाती रोशनी थी और सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। वहीं उस बूढ़ी औरत के साथ एक लड़का और लड़की भी थे। मीना ने उनसे पूछा, आखिर तुम लोग कौन हो और ये कैसी जगह है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने बताया, इस जगह को हम द कूप कहते हैं। मेरा नाम है मैडलिन, ये लड़की है कियारा और इस लड़के का नाम है डैनियल। हम सब भी तुम्हारी तरह इस जंगल में गुम हो गए हैं। ये कहकर मैडलिन ने मीना से उसका परिचय पूछा। इस पर मीना उन्हें अपना परिचय देने लगी। इतने में ही मैडलिन ने कहा, कियारा तुम मीना को अपने साथ लेकर खड़ी हो जाओ, उनके आने का समय हो चुका है। वो हमारी नई मेहमान मीना से मिलकर खुश होंगे। ये सुनकर कियारा ने मीना को शांत कराया और वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर शीशे के सामने खड़े हो गए।
तभी अगले ही पल शीशे के सामने से कुछ गुर्राने की आवाजें आने लगी। उसे सुन डर के मारे मीना की धड़कनें तेज हो गई। मीना ने घबराकर पूछा, वो आवाज किसकी थी? इस पर कियारा ने उसे बताया, उन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। वो शीशे की दूसरी ओर से हमें देख रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। वो हर रात सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं और बस हमें देखते रहते हैं, तब तक जब तक दिन नहीं निकल जाता। ये अजीब जरूर है, पर जल्द ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तभी मैडलिन ने कहा, मीना, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम 2 कदम आगे बढ़ जाओ। ये सुनकर मीना 2 कदम आगे बढ़ गई। तभी शीशे की दूसरी ओर कोई शोर सा मचने लगा। मीना ने पूछा, ये शोर कैसा है? इस पर मैडलिन ने बताया, ये तालियों की गड़गड़ाहट है। वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, वो तुम्हारे स्वागत में तालियां बजा रहे हैं। ये सब देख मीना बुरी तरह डरी हुई थी। मैडलिन ने मीना से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस घर पर जैसे रहती हो वैसे ही रहो। वॉचर्स बस यही देखना चाहते हैं। इसके बाद मैडलिन और बाकी लोग सो गए, पर मीना डरी सहमी शीशे के सामने बैठी सुबह होने का इंतजार करती रही। जैसे ही दिन निकला, मीना कूप से बाहर आई और एक सीधी दिशा में बेतहाशा भागने लगी, पर तभी आगे चलकर रास्ता ही खत्म हो गया। मीना ने देखा कि वो एक पहाड़ी के छोर पर खड़ी थी, जहां दूर दूर तक घने जंगल के सिवा और कुछ नहीं था। मीना मायूस होकर वहीं बैठ गई। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मीना ने पलटकर देखा तो वो मैडलिन थी। मैडलिन ने मीना से कहा, हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये कहकर मैडलिन मीना को जंगल में कहीं ले जाने लगी। रास्ते में मैडलिन ने बताया, इस जंगल में हम सब शिकार हैं और वॉचर्स शिकारी। दिन ढलने के बाद यदि कोई भी कूप से बाहर रहा तो वो वॉचर्स का शिकार हो जाता है। ये बताती हुई मैडलिन मीना को वैसे ही एक साइन बोर्ड के पास ले आई, जिस पे लिखा होता था कि उसके पार जाने पर वापस लौटना नामुमकिन है। मैडलिन ने आगे बताया, तुमने यहाँ पहले भी ऐसे साइन बोर्ड्स देखे होंगे। ये साइन बोर्ड्स लैंडमार्क्स हैं, जो सर्कल के आकार में हमारे चारों ओर लगे हुए हैं। इसी सर्कल के बीचों बीच मौजूद है हमारा कूप, और कूप से किसी भी साइन बोर्ड तक पहुंचने में आधे दिन का समय लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि हम इस सर्कल के अंदर रहेंगे तो हमारे पास दिन ढलने से पहले कूप तक पहुंचकर अपनी जान बचाने का समय होगा। लेकिन अगर हम इन साइन बोर्ड्स को पार करके सर्कल से दूर चले गए तो दिन ढलने से पहले हमारा कूप में वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा और हम वॉचर्स का शिकार हो जाएंगे। ये सुनकर मीना ने सवाल किया, आखिर ये कूप और ये सब किसने बनाया है? इस पर मैडलिन ने बताया, डैनियल और कियारा उन्हें द प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन उन्हें अब तक देखा किसी ने नहीं है। इसके बाद मीना मैडलिन के साथ वापस कूप पर लौट आई। उनके कूप पर लौटने तक दिन ढल चुका था और एक बार फिर वॉचर्स उन्हें शीशे के पीछे से देख रहे थे। वहीं कूप के अंदर सभी लोग समय बिताने के लिए टीवी पर शो देख रहे थे। इसी दौरान मीना ने देखा कि उस शो की डीवीडी के पीछे लिखा हुआ था कि ये प्रोफेसर आरके की प्रॉपर्टी है। मीना समझ गई कि ये वही प्रोफेसर है जिन्होंने इस सारी जगह को बनाया है। फिर इसी तरह वो रात भी गुजर गई। अगली सुबह मैडलिन, कियारा और डैनियल खाने की तलाश में अलग अलग दिशा में निकल पड़े। मीना भी कियारा के साथ चल दी। रास्ते में मीना ने कियारा से पूछा, तुम यहाँ कब से फंसी हो? इस पर कियारा ने बताया कि वो 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी और तब से वो दोनों यहाँ फंसे हुए थे। पर आज से 6 दिन पहले उसका पति मदद बुलाने के लिए यहाँ से चला गया था, लेकिन वो अब तक लौट कर नहीं आया। ये बताते हुए कियारा मीना को एक जगह ले आई और दूर से एक गड्ढा दिखाते हुए बताया, इस जंगल में ऐसे कई गड्ढे हैं जो अंडरग्राउंड टनल की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिन के समय वॉचर्स यहीं छुप जाते हैं। असल में वॉचर्स सूरज की रोशनी में नहीं निकल पाते, इसलिए दिन में हम इस जंगल में सुरक्षित हैं। इसी तरह बातें करते हुए वो दोनों वापस कूप के पास लौट आए। तभी मैडलिन ने मीना से कहा, वॉचर्स हमें यहाँ रहने देते हैं क्योंकि हम कुछ जरूरी नियमों का पालन करते हैं। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें भी उन नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम ये है कि हमें कभी उन गड्ढों के करीब नहीं जाना है जहाँ वॉचर्स रहते हैं, और दूसरा नियम ये कि रात होने पर हमें किसी के लिए भी कूप का दरवाजा नहीं खोलना है। जब तक हम इन नियमों के दायरे में रहेंगे हम बचे रहेंगे, पर अगर हम में से किसी ने भी नियम तोड़ा तो हम कूप के अंदर भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मीना मैडलिन के इन नियमों के दायरे में रहकर हमेशा उस जंगल में फंसी नहीं रहना चाहती थी। अगली सुबह मीना डैनियल के साथ शिकार पर आई हुई थी। इसी दौरान मीना ने डैनियल से कहा, क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये वॉचर्स हैं क्या चीज? ये सुनकर डैनियल ने कहा, मैडलिन का मानना है कि जो भी उन वॉचर्स को एक नजर देख लेता है वो पागल हो जाता है, इसलिए हम उन्हें देखना भी नहीं चाहते। इस पर मीना ने कहा, लेकिन मैडलिन गलत भी तो हो सकती है।
अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर पता लगा सकते हैं कि आखिर ये वॉचर्स हैं क्या चीज। इस पर डैनियल सोच में पड़ गया। मीना उसी वक्त डैनियल को लेकर उस गड्ढे के पास आ गई जहां वॉचर्स रहते थे। मीना ने उस गड्ढे के नीचे जाने का ठान लिया था। इस पर डैनियल ने उसे हिदायत दी कि ऐसा करके वो नियम तोड़ेगी जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन मीना नहीं मानी। वो डैनियल की मदद से रस्सी के सहारे गड्ढे के अंदर उतरने लगी। वो गड्ढा काफी गहरा था। मीना किसी तरह गड्ढे के नीचे आ गई। उस गड्ढे में सूरज की हल्की रोशनी आ रही थी। मीना ने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगी। वहां आसपास किसी भी वॉचर का नामो निशान तक नहीं था। बस वहां कुछ पुराने सामान पड़े हुए थे, जैसे कि कैमरा, साइकिल, टॉर्च एटसेट्रा। वो सारे सामान उन्हीं लोगों के थे जो उस जंगल में वॉचर्स का शिकार हो गए थे। मीना ने हिम्मत करके वो कैमरा, साइकिल और कुछ जरूरी सामान रस्सी से बांधकर डैनियल के पास ऊपर पहुंचा दिए। उसके बाद वो डैनियल के रस्सी वापस नीचे फेंकने का इंतजार करने लगी, पर तभी अचानक उसके कानों ने कुछ गुर्राहट की आवाजें सुनी और अगले ही पल सामने की अंधेरी सुरंग से किसी के चलने की आहट आने लगी। जल्द ही मीना को एहसास हो गया कि वो वॉचर से घिर चुकी है। मीना डैनियल को जल्दी रस्सी नीचे फेंकने के लिए आवाज देने लगी, पर तभी एक वॉचर मीना के एकदम करीब आ गया और अपना हाथ मीना की ओर बढ़ाया। लेकिन तभी सूरज की रोशनी पड़ते ही उसका हाथ जलने लगा। वो वहीं रुक गया। इतने में ही डैनियल ने रस्सी फेंकी और मीना फौरन बाहर निकल आई। मीना और डैनियल गड्ढे से मिला सामान लेकर कूप पर वापस लौट आए। मीना और डैनियल ने मैडलिन से झूठ कह दिया कि वो सारे सामान उन्हें जंगल में एक चट्टान की आड़ में छुपे मिले थे। फिर डैनियल ने जुगाड़ करके गड्ढे में मिले कैमरे को टीवी से कनेक्ट कर दिया। अब वो कैमरे को बाहर रखकर टीवी पर देख सकते थे कि वॉचर्स दिखते कैसे हैं। रात होते ही उन्होंने कैमरा दरवाजे के पास रख दिया और वॉचर्स के आने के इंतजार में बैठ गए। उस रात वो काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन वॉचर्स नहीं आए। तभी कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने टीवी पर देखा बाहर कोई खड़ा था, पर कैमरे में केवल उसके पैर नजर आ रहे थे। उसी पल कियारा को उस शख्स की धीमी आवाज सुनाई दी। उसे सुन कियारा को भनक लग गई कि वो उसका पति है जो वापस लौट आया है। कियारा फौरन दरवाजा खोलने बढ़ी, लेकिन मैडलिन ने उसे रोकते हुए कहा, भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। रात के वक्त इस जंगल में कोई भी जिंदा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये जरूर वॉचर्स की कोई चाल है। इसके बाद मैडलिन ने मीना से कहा, वॉचर्स बेवजह यहाँ नहीं आ सकते। सच सच बताओ, तुम्हें ये कैमरा और सारे सामान कहाँ मिले थे? इस पर मीना ने उसे बता दिया कि वो वॉचर्स के गड्ढे में गई थी। ये सुनकर मैडलिन ने कहा, मीना ने वॉचर्स के गड्ढे में जाकर नियम तोड़ा है, इसलिए वॉचर्स अब हमें मारने पर तुले हैं। वो हमें बहकाकर बाहर लाना चाहते हैं। बाहर जो है वो कियारा का पति नहीं है। ये सुन कियारा ने अपने पति को बताया कि उन्होंने दरवाजे पर एक कैमरा रखा है। उसने उसे नीचे झुककर कैमरे में अपना चेहरा दिखाने को कहा। तभी वो नीचे झुका। कियारा ने देखा वो उसका पति ही था। पर ये क्या, कियारा का पति तो वही आदमी था जिसे कहानी की शुरुआत में वॉचर्स ने अपने गड्ढे के अंदर खींच लिया था। फिर भला वो जिंदा कैसे बच सकता था? तभी अगले ही पल कियारा का पति अचानक वहां से गायब हो गया और इसी के साथ उन्हें एक गुर्राहट की आवाज आई। उसी पल उन्होंने स्क्रीन पर पहली बार एक वॉचर को देखा। उसकी आंखें किसी लाइट बल्ब की तरह चमक रही थी। वो वॉचर किसी जानवर की तरह चार पैरों पर रेंगता हुआ अचानक कैमरे पर लपका और कैमरे को तोड़कर उसे खींचता हुआ जंगल में ले गया। उसके तुरंत बाद ही सारे वॉचर्स गुस्से से बौखलाए हुए कूप के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी मैडलिन ने सभी को शीशे की ओर चुपचाप खड़े रहने को कहा और खुद वॉचर्स को शांत कराने की कोशिश करने लगी। वॉचर्स के लगातार प्रहार से शीशे में दरार पड़ चुकी थी। बस एक और वार और शीशा चकनाचूर हो जाता। लेकिन तभी वॉचर्स अपने आप ही शांत हो गए और वापस चले गए। सुबह होते ही मैडलिन ने साइकिल और सारे सामान उठाकर वापस वॉचर्स के गड्ढे में फेंक दिए और मीना से कहा, इस बार तो वॉचर्स ने हमें माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ से नहीं निकलना है, पर हमें नियमों के दायरे में रहकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इस पर मीना ने भी हामी भरी और बाहर निकलने का रास्ता सोचने में लग गई। उसने कूप से हर एक साइन बोर्ड तक पहुंचने के आसान रास्तों का नक्शा बनाया और उन रास्तों में आने वाले पेड़ों पर निशान लगाती गई। इसी दौरान उसे जंगल में कहीं से कुछ आवाजें आई। मीना जब भागकर वहां पहुंची तो देखा कि वो मैडलिन थी जो डैनियल को डांट रही थी क्योंकि उसने अभी तक कोई भी शिकार नहीं किया था। मीना उन्हें छोड़ वापस कूप पर कियारा के पास आ गई। कुछ ही देर बाद उन्हें जंगल से किसी के चीखने की आवाज आई। वे दोनों जब भागकर गए तो देखा कि डैनियल ने मैडलिन को रस्सियों से बांध दिया था। डैनियल ने कहा, अब मैं इस बुढ़िया के कोई नियम नहीं मानूंगा, अब यहाँ सिर्फ मेरे रूल्स चलेंगे। ये कहकर डैनियल कूप की ओर भागा। कियारा भी उसके पीछे भागी।
पर मीना वहीं रुककर मैडलिन की रस्सियां खोलने लगी। तभी कुछ ही देर में दिन ढल गया। मीना और मैडलिन फौरन कूप की ओर भागे, पर डैनियल ने केवल कियारा को अंदर लेकर कूप का दरवाजा बंद कर दिया था। मीना और मैडलिन डैनियल से दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, पर डैनियल ने दरवाजा नहीं खोला। अब वॉचर्स के आने का समय हो चुका था, इसलिए मैडलिन फौरन मीना को लेकर जंगल की ओर भागी। मैडलिन ने झाड़ियों में एक छुपने की जगह बनाई थी, वो मीना को लेकर वहां छुप गई। इतने में ही गुर्राते हुए वे खूंखार वॉचर्स कूप की ओर बढ़े। मीना और मैडलिन ने देखा कि वे वॉचर्स 4 पैरों से उठकर इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़े हो गए थे। लेकिन तभी कूप के अंदर मैडलिन और मीना को ना पाकर वॉचर्स गुस्से से बौखला उठे और उनकी तलाश में जंगल की ओर भाग निकले। मौका पाकर मैडलिन और मीना वापस कूप के दरवाजे पर आए और डैनियल से दोबारा उन्हें अंदर लेने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। तब जाकर डैनियल को उन पर तरस आया और उसने दरवाजा खोल दिया। मैडलिन ने फौरन अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया और सभी को लेकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। मैडलिन ने कहा, अब तक हम बहुत से नियम तोड़ चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार वॉचर्स हमें माफ करेंगे। मैं तुम्हें वॉचर्स की कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ, शायद वो तुम्हारी बचने में मदद करें। दरअसल जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब मैंने एक चौंका देने वाला दृश्य देखा था। मैंने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा। असल में वो एक वॉचर था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें और कुछ अंग अच्छी तरह मेरे रूप में नहीं आ पाए थे, पर उससे मुझे समझ आ गया कि वॉचर्स किसी का भी रूप ले सकते थे। ये सुन मीना ने पूछा, लेकिन ये वॉचर्स आखिर हैं क्या चीज? मैडलिन ने आगे बताया, ये वॉचर्स एक प्राचीन जीव हैं जिन्हें प्राचीन काल में परियां यानी कि फेरीज कहा जाता था। प्राचीन काल में इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे। फेरीज पंखों वाले जादुई जीव थे, इसलिए इंसान उन्हें भगवान मानते थे। लेकिन आगे चलकर इंसानों को फेरीज की शक्तियों से डर लगने लगा। इसी वजह से इंसानों ने फेरीज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इंसानों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए फेरीज इंसानों का मुकाबला नहीं कर पाए। इंसानों ने फेरीज को इन्हीं जंगलों में एक विशाल और गहरे कब्र के अंदर कैद कर दिया और उन्हें श्राप दिया कि जिस कब्र में उन्हें कैद किया गया है वहां से वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। उसके बाद फेरीज कई 100 सालों तक वहां कैद रहे, लेकिन अंत में उन्होंने जमीन के अंदर ही अंदर गहरे सुरंग बनाकर वहां से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। आज वही फेरीज वॉचर्स के रूप में हमारे सामने हैं। हालांकि कई 100 सालों तक जमीन में दफन रहने के कारण उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी और साथ ही उन्हें सूरज की रोशनी से भी तकलीफ होने लगी, लेकिन उनमें अब भी रूप बदलने की शक्ति है। ये सुन डैनियल ने पूछा, पर ये वॉचर्स हमसे क्या चाहते हैं और ये हमें देखते क्यों हैं? इस पर मैडलिन ने बताया, क्योंकि ये एक बार फिर जंगल से निकलकर इंसानों के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में ये इंसानों के बीच नहीं रह सकते। इसलिए इन्होंने हमें यहाँ रखा हुआ है ताकि ये हमें देखकर हमारा रूप ले सके और हमसे आज के जमाने के तौर तरीके सीखकर इंसानों के बीच रह सके। अब तक हम इनके नियम का पालन कर रहे थे, इसलिए हम जिंदा थे, लेकिन अब ना जाने क्या होगा। मैडलिन ये बता ही रही थी कि तभी अचानक सारे वॉचर्स वापस लौट आए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मीना और बाकी सबने फौरन टेबल को सरकाकर दरवाजे से टिका दिया। तभी उस टेबल के सरकने से वहां मौजूद कारपेट भी सरक गई और उन्हें कारपेट के नीचे चौकोर लोहे की एक प्लेट नजर आई। उन्होंने जब उस प्लेट को हटाकर देखा तो उसके अंदर एक छुपा हुआ दरवाजा था। डैनियल ने उस दरवाजे को खोला। उस दरवाजे के नीचे एक खुफिया रास्ता निकलता था। अब इससे पहले कि वे वॉचर्स शीशा तोड़कर अंदर आ जाते, मीना और बाकी सब उस रास्ते से नीचे उतर गए। मीना अपने पैरट को भी अपने साथ ले आई थी। नीचे उतरते ही एक हैरान कर देने वाला दृश्य उनके सामने आया। वे सभी एक अंडरग्राउंड चेंबर में आ पहुंचे थे, जिसमें खाने पीने से लेकर जरूरत के सारे सामान मौजूद थे। देखने से मालूम पड़ रहा था कि किसी ने लंबे समय तक वहां छुपकर रहने के लिए उस जगह को बनाया था। तभी मीना को वहां एक पुराना कंप्यूटर दिखा। मीना ने कंप्यूटर ऑन किया। उस कंप्यूटर में डे टू डे के वीडियो लॉग्स थे। मीना ने वीडियोस प्ले किए। वो वीडियो एक बूढ़े आदमी ने रिकॉर्ड किया था जो अपना नाम प्रोफेसर रोरी किलमार्टिन बता रहा था, यानी कि ये वही प्रोफेसर था जिसने उस कूप, साइन बोर्ड्स और वहां मौजूद सारी चीजें बनाई थी। प्रोफेसर उस जगह को वंडरलैंड कहता था। प्रोफेसर ने वीडियो में आगे बताया, मैंने वॉचर्स पर रिसर्च करने के लिए इस वंडरलैंड को बनाया था। हालांकि इसे बनाने में मुझे केवल 13 दिन लगे थे, लेकिन इसे बनाना आसान नहीं था। इस जगह का खौफ ही इतना है कि कोई भी मजदूर इस जगह पर काम करने को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने आसपास के शहरों और गांव से ऐसे मजदूर इकट्ठा किए जिनका कोई परिवार नहीं था और जो बहुत गरीब थे। मैं सुबह के वक्त उन मजदूरों से काम करवाता था। फिर जैसे ही दिन ढलता मैं उन्हें खाने पीने के सामान के साथ बाहर ही छोड़ देता था और चुपके से इस चेंबर के अंदर आकर छुप जाता था। फिर रात होते ही वॉचर्स वहां आते थे
और सारे मजदूरों को बेरहमी से मार डालते थे। उसके बाद अगले दिन मैं फिर नए मजदूर ले आता था और हर रोज दिन ढलते ही उनका भी वही हश्र होता था। मैं मानता हूँ कि इस जगह को बनाने में कई मासूमों के खून बहे हैं, लेकिन किसी नई खोज के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। प्रोफेसर की ये खौफनाक बातें सुनकर मीना और बाकी सबका दिल दहल उठा। मीना ने आगे के वीडियोस प्ले किए। वीडियो में प्रोफेसर ने आगे बताया, आज एक अजीब घटना घटी। आज मैंने एक वॉचर को एक छोटी बच्ची के रूप में देखा। वो बाकियों से अलग थी और अकेली थी। हालांकि अभी बाकी वॉचर्स रूप बदलने में उतने माहिर नहीं हुए हैं, लेकिन उस वॉचर ने बच्ची का इतना परफेक्ट रूप लिया था कि उसकी असलियत पहचानना मुश्किल था। इसी के साथ प्रोफेसर ने कैमरे को दूसरी दिशा में मोड़ा। तभी उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने उस छोटी बच्ची के रूप में आए वॉचर को एक पिंजरे के अंदर कैद कर लिया था और वो वॉचर आजाद होने के लिए तड़प रही थी। न जाने प्रोफेसर उस वॉचर के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला था। ये सोचकर ही मीना की आंखें नम हो गई। उसने आगे के वीडियोस नहीं देखे और सीधा अंतिम वीडियो प्ले किया। अब प्रोफेसर को वहां रहते लगभग 1 साल बीत चुके थे। उस वीडियो में प्रोफेसर काफी परेशान लग रहा था। उसने कहा, शुरुआत में मुझे लगा था कि मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, लेकिन अब लगता है जैसे मुझ में इंसानियत नहीं रही। जिस वॉचर को मैंने यहाँ कैद करके रखा था उससे मुझे लगाव हो गया था, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा था। पर अब मैं सब ठीक कर दूंगा। वो वॉचर ऊपर मेरा इंतजार कर रही है। मैं उसे गोली मारकर खत्म कर दूंगा और खुद को भी गोली मारकर अपनी भी जान दे दूंगा। प्रोफेसर ने आगे कहा, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उसे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ दूर एक नदी के किनारे मैंने अपनी एक बोट छुपा रखी है। उस नदी तक पहुँचने के लिए पहले तुम्हें साइन बोर्ड नंबर 134 तक पहुँचना होगा। उसके बाद तुम्हें उस दिशा में जाना होगा जिस दिशा में शाम होते ही जंगल के सारे पंछी जाते हैं। उन्हें फॉलो करते हुए तुम नदी तक पहुँच जाओगे। अगर कोई भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है तो मेरी उससे एक गुजारिश है, मेरी यूनिवर्सिटी के ऑफिस में वॉचर से जुड़े जितने भी रिसर्च हैं, प्लीज उन्हें नष्ट कर देना। इसके बाद प्रोफेसर उठकर चेंबर से ऊपर चला गया और अगले ही पल एक के बाद एक 2 गोलियां चली। उसे सुन वे समझ गए कि प्रोफेसर ने पहले तो उस वॉचर को मारा, फिर खुद की जान ले ली। अब मीना और बाकियों को वहां से बाहर निकलने का रास्ता मालूम चल चुका था। सुबह होते ही वो चेंबर से बाहर आए और प्रोफेसर के बताए मुताबिक सबसे पहले वे साइन बोर्ड नंबर 134 तक पहुंच गए। पर अब उसके आगे उन्हें नदी तक कोई पंछी ही ले जा सकता था। खुशकिस्मती से मीना के पास उसका पैरेट था। मीना ने अपने पैरेट को आजाद कर दिया, जो उड़ता हुआ नदी की ओर ही जाने लगा। मीना और बाकी सब उसे फॉलो करने लगे। वो घंटों तक बेतहाशा पैरेट का पीछा करते रहे, पर नदी तक पहुंचने से पहले ही दिन ढल गया और खूंखार वॉचर्स झुंड के झुंड गड्ढों से निकलकर तेजी से उनकी ओर आने लगे। मीना और बाकी सब अपनी पूरी रफ्तार से पैरेट का पीछा कर रहे थे। खुशकिस्मती से थोड़ा आगे जाते ही उन्हें नदी मिल ही गई। वहीं नदी के किनारे प्रोफेसर का बोट भी था। उसे देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे सभी फौरन बोट की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी डैनियल को जंगल से कियारा के पति की आवाज आई। डैनियल ने देखा कि कियारा का पति पीछे जख्मी पड़ा उनसे मदद मांग रहा था। बाकी सब बोट की तरफ जा चुके थे, इसलिए डैनियल अकेला उसकी मदद करने चला गया। डैनियल कियारा के पति को खींचता हुआ बोट की तरफ लाने लगा। इतने में ही मीना और कियारा की नजर भी उन पर पड़ी। तभी अपने पति का टेढ़ा मेढ़ा हाथ देख कियारा समझ गई कि वो उसका पति नहीं है, बल्कि कोई वॉचर उसके पति के रूप में है। कियारा ने चिल्लाकर डैनियल को सतर्क किया, पर तब तक देर हो चुकी थी। वॉचर ने डैनियल को धर दबोचा और अपने धारदार नाखूनों से उसकी गर्दन ही चीर डाली। ये देख डर के मारे मीना और कियारा की एक पल को सांसें ही थम गई। तब तक उधर मैडलिन बोट को पानी में उतार चुकी थी। उसने मीना और कियारा से जल्दी बोट पर आने को कहा और बताया कि वॉचर्स नदी में उनका पीछा नहीं करेंगे। ये सुन वे दोनों बोट पर आ गए और फौरन वहां से निकल गए। सारे वॉचर्स आधा अधूरा इंसानी रूप लिए नदी के किनारे खड़े उन्हें देखते रह गए। सुबह तक मीना, मैडलिन और कियारा जंगल से निकलकर एक ब्रिज तक पहुंच चुके थे। उस ब्रिज से एक सड़क निकलती थी जहां गाड़ियां आ जा रही थी। उन तीनों ने वहां से एक बस पकड़ी और अपने अपने घर को चल दिए। अपने घर आने के बाद ही मीना ने सुकून की सांस ली। कुछ दिन बाद मीना उस यूनिवर्सिटी में आई जहां प्रोफेसर पहले पढ़ाया करते थे। प्रोफेसर के कहे मुताबिक मीना उनके ऑफिस में मौजूद वॉचर से जुड़ी रिसर्च को नष्ट करने आई थी। मीना प्रोफेसर के ऑफिस की छानबीन करने लगी। तभी उसे एक बॉक्स मिला जिसमें प्रोफेसर के रिसर्च पेपर्स और कुछ सामान थे। उन्हीं सामानों में एक टेप रिकॉर्डर भी था। मीना ने उसे प्ले किया। उसमें प्रोफेसर की एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें प्रोफेसर बता रहा था कि उसके पास प्राचीन काल का एक स्क्रोल है जिसमें उस समय की जानकारी है
जब इंसान और फेरीज एक साथ रहा करते थे। वो स्क्रोल प्रोफेसर के सामान में ही था। मीना ने वो स्क्रोल खोलकर देखा। उसमें प्राचीन काल के इंसानों और फेरीज के चित्र बने हुए थे। आगे की रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर ने उन चित्रों को समझाया। प्रोफेसर ने बताया कि एक जमाने में इंसान और फेरीज एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि वे एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाते थे। इंसान और फेरीज के मिलन से जो बच्चे पैदा होते थे उनमें इंसान और फेरीज दोनों के गुण होते थे। उन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था। उन हाफलिंग्स में एक खासियत थी, वो रूप बदलने में इतने माहिर होते थे कि वो किसी मरे हुए इंसान का भी रूप ले सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने फेरीज को श्राप देकर जमीन के नीचे दफन कर दिया था, तब हाफलिंग्स अपना रूप बदलकर इंसानों के बीच छुपकर रहने लगे और वो आज भी किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच मौजूद हैं। इसी के साथ वो रिकॉर्डिंग खत्म हुई। मीना ने वो स्क्रोल और सारे सामान अपने बैग में रख लिए और प्रोफेसर के कैबिन में चली आई। वहीं मीना को प्रोफेसर के कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिले। तभी मीना ने उन फोटोज में कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। मीना उसी वक्त कियारा के घर आ गई और उसे भी वो फोटोग्राफ्स दिखाए। दरअसल उन फोटोज में प्रोफेसर के साथ उसकी पत्नी भी थी और प्रोफेसर की पत्नी कोई और नहीं, मैडलिन ही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि प्रोफेसर की पत्नी मैडलिन तो कई साल पहले ही कैंसर से मर चुकी थी। ये सब सुनकर कियारा बोल पड़ी, ये तुम क्या बात कर रही हो? अगर मैडलिन मर चुकी है तो फिर वो मैडलिन कौन थी जो इतने समय से हमारे साथ थी? इस पर मीना ने आगे बताया, मुझे सब समझ आ रहा है। दरअसल प्रोफेसर अपनी पत्नी मैडलिन के मरने से बहुत दुखी थे और उसे किसी भी हाल में वापस पाना चाहते थे। वो जानते थे कि वॉचर्स मरे हुए इंसान का भी रूप ले सकते हैं, इसलिए प्रोफेसर ने उस वॉचर को पिंजरे में कैद किया जो एक बच्ची का परफेक्ट रूप लेकर उनके पास आई थी। मुझे पूरा यकीन है कि उस वॉचर को उन्होंने मैडलिन का रूप लेकर उनके साथ रहने को कहा होगा और वही वॉचर मैडलिन के रूप में अब तक हमारे साथ थी। मैडलिन बाकी वॉचर से अलग है, इसलिए वो दिन में भी बाहर निकल सकती है। मीना ने आगे कहा, मैंने मैडलिन को फोन करके यहाँ बुला लिया है। हमें उसे किसी भी हाल में वापस जंगल भेजना होगा। इसी दौरान एक कार वहाँ आकर रुकी। तभी उस कार से जो उतरी उसे देख मीना की सांसों से कंपकपी छूट गई। वो कियारा थी, यानी कि अब तक जो कियारा मीना के साथ थी वो मैडलिन थी जिसने कियारा का रूप ले रखा था। कियारा जैसे ही घर के अंदर आई, मीना ने उसे सतर्क किया, लेकिन तभी मैडलिन कियारा के पति के रूप में उसके सामने आ गई और उसे मारकर बेहोश कर दिया। मीना ने मैडलिन से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? इस पर मैडलिन ने गुस्से से कहा, एंड्रियोस्टान, जानती हो इसका मतलब क्या है? अजीब लोग, दिन में निकलने वाले। मेरे साथी बचपन से मुझे इसी नाम से बुलाते थे। वो मुझे अपने साथ नहीं रहने देते थे क्योंकि मैं उनसे अलग थी। मैं अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए मैं उस जंगल से निकलकर बाहर की दुनिया में आना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर उस जंगल में आया और उसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी पत्नी का रूप ले लूं, फिर वो मुझे अपने साथ जंगल से बाहर ले जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली। प्रोफेसर ने मुझे मैडलिन की सारी बातें सिखाई, पर बाद में उस धोखेबाज प्रोफेसर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका ही काम तमाम कर दिया। तुम इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं थे। तुम्हारे अंदर बस जलन और नफरत भरी हुई है। अब तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे रूप में इंसानों के बीच रहूंगी। ये कहकर मैडलिन ने मीना का रूप ले लिया और उसका गला दबाने लगी। तभी मीना ने कहा, क्या प्रोफेसर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम दिन में भी क्यों निकल सकती हो? प्रोफेसर तुम जैसों को हाफलिंग्स कहते थे क्योंकि तुम इंसान और फेरीज की संतान हो। ये सुनते ही मैडलिन ने मीना को छोड़ दिया। मीना ने आगे कहा, तुम वॉचर होने के साथ ही आदि इंसान भी हो, इसलिए तुम्हें पता है इंसानियत क्या होती है। इंसानों में कुछ बुराइयां तो होती हैं, पर इसके अलावा इंसानों में प्यार और दया जैसी अच्छी भावनाएं भी होती हैं, जो तुम में भी है। तुमने अब तक हमारी रक्षा की है, अब तुम हमें मार नहीं सकती। इसके बाद मीना ने मैडलिन से हमदर्दी जताते हुए कहा, मुझे पता है कि दुनिया में अकेला रहना कैसा होता है, लेकिन तुम दुनिया में अकेली हाफलिंग नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स हैं जो किसी न किसी रूप में छुपकर इंसानों के बीच रह रहे हैं। तुम्हें बस उन्हें ढूंढना है, फिर तुम कभी अकेली नहीं रहोगी और कोई तुम्हें अजीब भी नहीं कहेगा। इस सच्चाई का पता चलते ही मैडलिन का शरीर अपने आप ही असली रूप में आने लगा। देखते ही देखते उसके पंख निकल आए और वो उड़कर छत पे जा बैठी। उसने मैडलिन से कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी बात सच हो। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे अपने जैसा कोई साथी मिल जाए। ये कहकर मैडलिन जंगल की ओर उड़ गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।